नमस्कार, मैं रूपाली और आप देख रहे टी न्यूज़ केवल सच। मैं एक अभिभावक हूं और साथ साथ मैं एक शिक्षक भी हूं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार किस नीति के कारण हमारे भावी भविष्य का जीवन दांव पर लगा रही है, शिक्षा के साथ खिलवाड़ करके। ऐसा कहा एक अभिभावक व शिक्षक ने। सिनेमा देखना आज के डेट में सरकार के प्रायोरिटी में है, पढ़ाई लिखाई प्रायोरिटी में नहीं है। आज हम भी इस चीज़ से टूट चुके हैं कि मीडिया भी निष्पक्ष नहीं है। अगर निष्पक्ष रहती तो बंगाल में आज के डेट में क्या हो रहा है उसका न्यूज़ हम लोग को सुनने को मिलता। सरकार को लगता है कि एजुकेशन से हमारा कोई रिकवरी नहीं होता है, कोई रिटर्न ही नहीं, इससे हमारा पैसा नहीं आता, इसलिए संस्थान को सबसे पहले बंद किया जाए। लेकिन सरकार को जहाँ से पैसा आती है वो सारे चीज़ खुले हुए रहते हैं। सरकार का ऐसा मानना है कि कोरोना फैलती है, एक लोगों से दूसरे लोगों में यह स्प्रेड होता है। अगर रियली में कोरोना फैलती है तो सबसे पहले बंगाल में लाशों का ढेर लग जाना चाहिए था। लेकिन आज शिक्षा की नीति, सरकार की नीति क्या है समझ में नहीं आती है। लेकिन आज सबको अपना भविष्य डार्क में दिख रहा है, अंधेरा दिख रहा है। नाइट कर्फ्यू क्या कोरोना दिन भर आराम करता है, रात में घूमता है कोरोना। कि जो लोग रात में निकलेंगे, जब लोग सोए रहते हैं तब कोरोना भ्रमण पर निकलता है। आश्चर्य है कि सरकार नाइट कर्फ्यू लगा के क्या दर्शाना चाहती है। क्या कोरोना एक हमको लगता है घोटाला है। नमस्ते, मैं नागेंद्र चौधरी। आज हमारे देश में कोरोना को लेकर के देख रहे हैं आप सभी लोग कि एक महामारी का रूप ले चुकी है। लेकिन कोरोना जैसे ही स्टार्ट होता है, सरकार सबसे पहले एजुकेशन सेंटर को बंद कर देती है। सरकार से हमारे कुछ तीखे प्रश्न भी हैं और सरकार से हमारा मशवरा भी रहेगा कि हम कुछ बातें अपना रखना चाहते हैं सरकार के सामने, मीडिया बंधुओं के सामने। सबसे पहली बात कि बिहार चुनाव या फिर बंगाल चुनाव, बिहार में भी चुनाव हुआ था पिछले वर्ष, उस समय भी कोरोना का केस नीचे था। सरकार से हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि कोचिंग संस्थान, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सारे बंद हैं, लेकिन बंगाल में चुनाव हो सकता है। सरकार का ऐसा मानना है कि कोरोना फैलती है, एक लोगों से दूसरे लोगों में यह स्प्रेड होता है। अगर रियली में कोरोना फैलती है तो सबसे पहले बंगाल में लाशों का ढेर लग जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे सरकार कोरोना को लेकर के पिछले 8-10 महीने में हमारे साइंटिस्ट कोरोना वैक्सीन का डिस्कवर किए, जिससे लोग का वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। सरकार से हमारी छोटी सी मांग है, एक ऐसे ही कोरोना टेस्ट का किट ही बना दे जो लोग खुद से अपना कोरोना टेस्ट कर सके, कब पॉजिटिव है, निगेटिव है, क्या है। आज के डेट में देखिए कि पिछले 1 साल से कोचिंग संस्थान, स्कूल सब कुछ बंद है। उसमें काम करने वाले सैकड़ों हजारों जो लोग हैं वो आज के डेट में बेरोजगार हो चुके हैं। हमारे देश की सरकार जितने रोजगार नहीं देती है हमारे देश में, उससे ज्यादा रोजगार का सृजन हम लोग करते हैं अपने देश में। लाखों करोड़ों लोग इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन सेंटर से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज सबको अपना भविष्य डार्क में दिख रहा है, अंधेरा दिख रहा है। बहुत सारे जो शिक्षक हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, वो अपने स्कूल लोन पर लेकर के चलाते हैं। जैसे हम एक स्कूल को उदाहरण देके बताना चाहेंगे, कई सारे ऐसे स्कूल हैं जो कि बस सुविधा देती है और कोरोना काल में बस का पूरा सिस्टम बंद था। बस आप भी जानते हैं, जो स्कूल बस प्रोवाइड करती है उसमें से बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो कि लोन पर लेकर के बस का सिस्टम चलाती है। एक बस का EMI केवल सोचिए पर मंथ का कितना होता है, लगभग 50,000 रुपया। अगर किसी स्कूल में 5 या 10 बस है तो महीना का EMI हो गया 5 लाख रुपया, साल का EMI हो गया 60 लाख रुपया। क्या EMI भरपाई करना संभव था? पिछले साल सरकार 3 महीने का मोरिटोरियम देती है कि अप्रैल, मई, जून आपका आगे शिफ्ट कर दिया गया EMI, लेकिन संस्थान खुलती है हमारी जनवरी, फरवरी में जाकर सरकार आदेश देती है संस्थान खोलने की। इस बीच में हमारे सारे स्टाफ जो इस कोचिंग जगत से जुड़े हुए हैं कैसे अपना जीवन यापन किए, इस पर सोचने के लिए पता नहीं सरकार किस प्रकार से सोच रही है। तीसरा चीज कि आज डायरेक्ट या इनडायरेक्टली कहिए हमारे कोचिंग वर्ल्ड से लाखों लोग जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। हम छोटा सा उदाहरण बताते हैं। किसी भी शहर में बच्चे जब आते हैं तो ई-रिक्शा का सहारा लेते हैं, बस ट्रेन का सहारा लेते हैं। आज बच्चे शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में नहीं आते हैं तो उनकी भी कहीं न कहीं कमाई का
जरिया घटा है। हमारी भी बात कई सारे स्टेशनरी दुकानदारों से होती है, वो भी कहते हैं सर कोचिंग संस्थान चलेगा तब तो कॉपी कलम कुछ की बिक्री होगी। कई होटल वाले से भी बातचीत होती है, सब्जी दुकानदार, सब लोग अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ढंग से कहिए प्रभावित हुए हैं। तीसरा चीज, हमारी बिहार सरकार 4 जनवरी को अनाउंस करती है कि कोचिंग संस्थान 4 तारीख से कोरोना गाइडलाइन के तहत चलेगी और 1 फरवरी से एग्जाम कंडक्ट करा देती है। आश्चर्य ये लगता है कि कैसे ये 20 दिन में सरकार उनके शिक्षक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं और 1 तारीख से परीक्षा भी हो जाती है और इतना फास्टली कॉपी चेक होता है कि 20 दिन में रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया जाता है। कई सारे ऐसे बच्चे हमारे संपर्क में भी मिले जो कि बहुत तेज नहीं थे पढ़ने में, एवरेज थे। उन्होंने कहा बच्चों ने कि हम इतना कॉपी नहीं लिख करके आए, फिर भी उनको 385 नंबर आया है। तो उसके आसपास के एरिया के लोग को ये लगता है ना कि ये बच्चा तो पढ़ने वाला नहीं था, इनको 385 कैसे आ गया। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी बातें हैं। सरकार से हमारा निवेदन है कि एक कोरोना का गाइडलाइन पालन कराते हुए निजी कोचिंग संस्थान स्कूल को भी खोलने का आदेश थे। इसके अलावा और भी कई सारे मुद्दे हैं जो हम सरकार के सामने रखना चाहेंगे व्यक्तिगत रूप से। हमारी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार शाम में कुछ बोलती है, दिन में कुछ बोलती है। शाम में कहती है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और खुद सरकार लाखों करोड़ों के भीड़ में रैलियां निकालती है। उनको सरकार बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। देश में शिक्षा जगत कहीं भी चला जाए। हम बिहार से बिलोंग करते हैं। हमारे बिहार में शुरू से ही यहाँ पर व्यवसाय का या टूरिस्ट का कोई संसाधन नहीं जो लोग अपना रोजगार या बिजनेस चला लेंगे। यहाँ एजुकेशन ही सबसे प्रायोरिटी में आती है। हमारा बिहार राज्य जो है देश में सबसे ज्यादा IAS IPS प्रोड्यूस करती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के राज्य से हम बिलोंग करते हैं। हमारे धरती से चाणक्य निकल कर आते हैं। गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बिहार में होती है। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय यहाँ पर बिहार में चलते हैं और पूरे दुनिया भर के लोग हमारे बिहार में पठन पाठन का कार्य करने आते थे। लेकिन आज शिक्षा की नीति, सरकार की नीति क्या है समझ में नहीं आती है कि कैसे बिहार में जो लोग मुख्य रूप से कहिए एजुकेशन पर ही डिपेंडेंट है, एजुकेशन को पूरा चौपट करके रखा जा रहा है। हमारी सरकार रैलियां निकालती है, हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। सरकार को पता नहीं क्या फर्क पड़ता है, उनको रैली करना जरूरी है। जबकि होना ये चाहिए था कि छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में हमारे जवान जो शहीद हुए, सबसे पहले नक्सली पर क्या कार्रवाई की गई? कुछ नहीं। तो नक्सली में से ही कुछ लोग हमारे संसद में, विधानसभा में पहुंचे हुए रहते हैं। हमारा एक प्रश्न हमारे मीडिया बंधु से भी है कि पूरे देश में हर राज्य में कोरोना का वो ग्राफ दिखाते हैं, इतना बढ़ गया, इतना घट गया, लेकिन बंगाल का कोई न्यूज नहीं दिखाते हैं कि बंगाल में कोरोना कितना बढ़ा, कितना घटा। इसकी कोई भी डेटा सरकार के पास भी नहीं है, या होगी भी तो छुपा रही है सरकार। मीडिया बंधु भी नहीं दिखाते। आज से पहले हम लोग ये समझते थे कि जितनी भी मीडिया है वो सब निष्पक्ष अपना बात रखती है, लेकिन आज हम भी इस चीज से टूट चुके हैं कि मीडिया भी निष्पक्ष नहीं है। अगर निष्पक्ष रहती तो बंगाल में आज की डेट में क्या हो रहा है उसका न्यूज हम लोग को सुनने को मिलता। सरकार कोरोना के लिए कई सारे नियम बना देती है, कई सारे प्रोटोकॉल बनाती है। उसमें से एक है उनका अजीब फरमान आता है, नाइट कर्फ्यू। मजाक उड़ाते हैं लोग नाइट कर्फ्यू का। नाइट कर्फ्यू क्या? कोरोना दिन भर आराम करता है और रात में घूमता है कोरोना, कि जो लोग रात में निकलेंगे जब लोग सोए रहते हैं तब कोरोना भ्रमण पर निकलता है। आश्चर्य है कि सरकार नाइट कर्फ्यू लगा के क्या दर्शाना चाहती है। नाइट में कोरोना एक्टिव हो जाता है, दिन में कोरोना इनएक्टिव है। ऐसे में मतलब क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। सरकार कहती है कि श्राद्ध क्रम में 50 लोग पहुंचेंगे, 51 लोग पहुंच गया तो क्या? शादी में 200 लोग पहुंचेंगे, 201 लोग पहुंच गए थे क्या? सबको कहते हैं मास्क। अगर मास्क बचाव था तो वैक्सीनेशन की क्या आवश्यकता थी? वैक्सीन अगर बचाव है और वैक्सीनेशन सबकी होनी चाहिए। अगर इसमें खतरा सबसे पहले बुजुर्ग लोग का था, उनको वैक्सीनेशन हुआ। बच्चों का पढ़ाई लिखाई बंद है, बच्चों का भी वैक्सीनेशन सबसे पहले होना चाहिए। आज की डेट में सुनने को मिल रहा है कि कोरोना युवा वर्ग में भी फैलते जा रहा है। कोरोना क्या? कोरोना की हमको लगता है घोटाला है। घोटाला इस सेंस में कि हम एक प्रत्यक्षदर्शी के रूप में बताते हैं। हमारे एक जानने वाले लोग थे, किसी कचहरी में उनको जाने के लिए, कोर्ट में पेशी के लिए उनको एक सर्टिफिकेट बनवाना था। हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट लेकर आइए तब जाकर के आप कोर्ट में खड़े हो सकते हैं।
वो सर्टिफिकेट बनवाने गए, उनका रिपोर्ट निगेटिव था। निगेटिव रिपोर्ट लेकर के वो कोर्ट में जमा हुए और उसके बाद उनके मोबाइल पर मैसेज आती है कि कोरोना पॉजिटिव है। वो लिस्ट जारी किया जाता है, उनका नाम कोरोना पॉजिटिव में आता है। ये क्या दर्शाता है? क्या सही में ऐसा एक केस हमारे नजर के सामने आया है? तो ऐसा तो लाखों केस होगा ना, ऐसा तो लाखों केस होगा। और कोरोना है ऐसे तो रिपोर्ट गलत बना के भी दिए जाते होंगे ना। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं सरकार का। देखिए यहाँ पर एक पॉलिसी, एजुकेशन सेंटर नहीं चलेंगे लेकिन सिनेमा लोग देखने जाएंगे। सिनेमा देखना आज के डेट में सरकार के प्रायोरिटी में है, पढ़ाई लिखाई प्रायोरिटी में नहीं है। सिनेमा 50% आबादी के साथ देख सकते हैं लेकिन पढ़ाई लिखाई 50% बच्चों के साथ हम नहीं कर सकते। आश्चर्य है सरकार के ऐसी सोचों पर। हमारी सरकार गार्जियन से फीडबैक लेती है। सरकार कहती है कि गार्जियन के फीडबैक के आधार पर हम स्कूल कॉलेज बंद करके रखते हैं। हमें आश्चर्य लगता है कि सरकार केवल गार्जियन से फीडबैक लेती है। हम भी हजारों बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे पास भी हजारों गार्जियन आते हैं। 100 में से 95% गार्जियन आज त्रस्त है, नहीं चाहते ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई करना। सरकार ऑनलाइन पढ़ाई पर, चलिए मान लेते हैं ऑनलाइन पढ़ाई पर सरकार जोर देती है, क्या हमारा जो सरकारी सिस्टम है क्या वो सही ढंग से प्रॉपरली काम कर रहा है? 75% लोगों के पास मल्टीमीडिया सेट आज के डेट में भी नहीं है। अगर है भी तो इंटीरियर में जो बिलोंग करते हैं उनके पास नेटवर्क का प्रॉब्लम है। कैसे लोग ऑनलाइन पढ़ाई करके अपना आगे का भविष्य निर्माण करेंगे? वो ऑनलाइन पढ़ाई ठीक है, 95% बच्चे पिछले साल ऑनलाइन पढ़ाई ही कर रहे थे, लेकिन गार्जियन सब इस बात को लेकर परेशान है कि ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, कुछ समय नहीं रहे हैं, बनने के बजाय बच्चे मोबाइल से और डिस्ट्रैक्ट होते चले जा रहे हैं। यानी गार्जियन का सीधी सी बात यही है कि सर हम लोग जब पढ़ाने के लिए तैयार हैं अपने बच्चे को, बच्चे जब हमारे पढ़ने के लिए तैयार है तो इसमें सरकार को फिर क्या समस्या है? ये हमारे भी समझ में नहीं आती। सरकार किस गार्जियन से फीडबैक लेते हैं? ऐसे 2% गार्जियन से जो सरकार की बात ही सुनते हैं, सरकार की बात ही मानते हैं। 95-98% गार्जियन अपने बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाई नहीं देना चाहते हैं, ऑफलाइन मोड में भेजना चाहते हैं। एज ए गार्जियन हम भी ये बात अपने रख रहे हैं कि हम ऑनलाइन बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते। हम चाहते हैं कि ऑफलाइन सिस्टम खुले, वहां बच्चे हमारे पढ़ने जाए। जो ऑफलाइन सिस्टम में बच्चे को एक्टिविटी या बहुत चीज करने को मिलता है वो ऑनलाइन में नहीं मिलता है। बच्चे ऑनलाइन में सो जाते हैं, मोबाइल देखेंगे, बच्चों का आंख खराब हो जाएगा। 4-4, 5-5 घंटा बच्चे कैसे ऑनलाइन क्लास करेंगे? बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। हमारी केंद्र सरकार जब चुनाव होता है तब एक्टिव मोड में चले आते हैं और कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार सृजित करेंगे। लेकिन आज के डेट में देखिए इस कोरोना की वजह से हमारे मजदूर भाई बड़े बड़े राज्यों से बिहार की तरफ आ रहे हैं, सारे मतलब संसाधन बंद पड़े हैं, सब लोग डरे हुए सहमे हुए हैं। कोरोना का ग्राफ कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ क्या खेला चल रहा है। सरकार कहती है बंगाल में केवल खेला हो गए, केवल बंगाल में खेला ना हो गए, पूरे देश में खेला हो रहा है। कोरोना के लिए सरकार जो नए नए हथकंडे अपनाती है, कभी कुछ, मतलब सब लोग परेशान है आज के डेट में। हम लोग रोजगार के सबसे बड़े पूरे देश में लोग सोचा जाए तो सरकारी टीचर कितने होंगे? 1 करोड़ 20 लाख। प्राइवेट टीचर कितने होंगे? 4 से 5 करोड़। अब प्राइवेट टीचर से जुड़े हुए कितने लोग होंगे? 10 से 20 करोड़। आज के डेट में सबको अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। क्या होगा नहीं होगा, कितने समय तक ये लंबा चलेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हमारे देश में रन कर रही है, तो चाहे उसका नाम नहीं लेंगे हम, बहुत गुप्त हम लोग को भी सूत्रों से पता चलता है कि सरकार के बड़े बड़े मंत्रालय के लोग अपना पैसा ऑनलाइन एजुकेशन में लगाए हुए हैं। जब जब हम लोग का सेशन स्टार्ट होता है कोरोना ग्राफ बढ़ जाता है, जैसे ही सेशन खत्म होता है कोरोना ग्राफ गिरने लगता है। हमारा व्यक्तिगत ऐसा मानना हो सकता है कि सरकार के बहुत सारे जो मंत्रालय के लोग हैं अपना पैसा कुछ ऑनलाइन एजुकेशन में लगाए हुए हैं। जैसे ही ऑफलाइन बोर्ड में संस्थान शुरू हो जाएगी तो ऑनलाइन एजुकेशन का तो बिजनेस डाउन होगा। सरकार को लगता है कि एजुकेशन से हमारा कोई रिकवरी नहीं होता है, कोई रिटर्निंग नहीं, इससे हमारा पैसा नहीं आता, इसलिए संस्थान को सबसे पहले बंद किया जाए। फिर सरकार को जहां से पैसा आती है वो सारे चीज खुले हुए रहेंगे। हम लोग का कोचिंग का जो प्रोफेशन है या स्कूल का जो प्रोफेशन है, सरकार ये समझती है कि हम लोग यहाँ पर गार्जियन का शोषण करते हैं, पैसा लूटने का दुकान खोल के बैठे हुए। ऐसी बात नहीं है। जो संस्थान चलाते हैं उनसे पूछिए, करोड़ों अरबों का किसी का बिजनेस हो सकता है, लेकिन नेट अगर प्रॉफिट की बात करें तो एक इंस्टीट्यूट 15 से 20% का प्रॉफिट पर काम करती है। हम लोग इनकम टैक्स पेड करते हैं सरकार को, एज ए एजुकेशनिस्ट हम इनकम टैक्स पेड करते हैं, लाखों में सरकार को इनकम टैक्स पेड करते हैं, लेकिन सरकार उसमें भी जीएसटी लगाती है। हमारा नेट प्रॉफिट
साल का 15% पर हम बिजनेस करते हैं, सरकार 18% जीएसटी मांगती है। प्रॉफिट पर जीएसटी मांगे, हम देंगे प्रॉफिट पर जीएसटी, लेकिन सरकार का फरमान क्या है, नेट ग्रॉस इनकम पर कोचिंग संस्थान जो प्राइवेट है, नेट ग्रॉस यानी नेट जो कलेक्शन होता है ना, उस पर 18% जीएसटी लगा दी। भाई हम 15% नेट ग्रॉस इनकम करते हैं, 18% जीएसटी सरकार को कहां से भरेंगे? अजीब तरह का यहाँ सिस्टम कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अंतिम में सरकार से हमारी यही विनती रहेगी, हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, एक गाइडलाइन जारी करे सरकार हम लोग के लिए भी। 50% बच्चों के साथ ही, 20% बच्चों के साथ ही आज सरकार की टीम जगह जगह रेड मार रही है। रेड मार करके कोचिंग वाले के साथ ऐसा बिहेव करती है जैसे वो कोई टेररिस्ट हो। डंडा से मारने की बात, किसी पर एफआईआर हो जाती है। क्या शिक्षक जो पढ़ाते हैं, देश का निर्माण करते हैं, वो टेररिस्ट है? ऐसे एक्ट करती है लोकल प्रशासन। सरकार से भी हमारी गुजारिश है कि जैसे और भी बहुत सारे जो सेक्टर हमारे देश में रन कर रहे हैं, उनके लिए कोई न कोई गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के तहत वो चल रही है। हम लोग के लिए सख्त से सख्त, जितनी सख्त नियम बनानी हो सरकार की, बना करके गाइडलाइन जारी करे। उस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, उस गाइडलाइन के तहत अपने संस्थान चलाने की सरकार से अनुमति मांगेंगे, विनती करेंगे कि वो एक गाइडलाइन जारी करे जिससे हम अपने संसाधन को, अपनी रोजी रोटी को, जो हमारे यहाँ जो रोजगार कर रहे हैं उनका भी रोजी रोटी परिवार चल सके। और एक सुझाव हम भी देना चाहेंगे एज ए गार्जियन, एज ए एजुकेशनिस्ट, सरकार को, गार्जियन को, सरकार एक गाइडलाइन करे कि जो गार्जियन अपने बच्चे को स्कूल, कॉलेज, कोचिंग कहीं भेजना चाहते हैं वो भेजे। जो नहीं भेजना चाहते हैं, कोरोना से रियली में डरे हुए हैं, उनके लिए ऑनलाइन व्यवस्था हम लोग दे रखेंगे, ऑनलाइन पढ़ाते रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, हर जगह ऑनलाइन पढ़ाई व्यवस्था रहेगी। जो घर से बैठ के पढ़ाई करना चाहता है घर से पढ़ाई करे, लेकिन जो गार्जियन बच्चे को संस्थान या कॉलेज, कोचिंग कहीं भेजना चाहते हैं, उनके लिए ऑफलाइन एक सख्त गाइडलाइन प्रोटोकॉल को फॉलो कराते हुए खोलने की अनुमति दी जाए। इन्हीं सब बातों के साथ हम धन्यवाद करते हैं।